सबसे पहले अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ ली HTML, हमने पढ़ ली CSS और जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीज़ें पढ़ ली। अब इन 3 चीज़ों को मिला के आपको पता है कि आप एक वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है? बना सकते हैं ना? एक वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या फ़र्क है पता है? वेबसाइट के अंदर सिर्फ स्टैटिक कंटेंट होता है जो कि यूज़र को नज़र आ रहा होता है, ठीक है? या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा, कोई एक आध फॉर्म हो जाएगा सबमिट करने के लिए। लेकिन वेब एप्लीकेशन जो है वो इंटरेक्टिव होती है, यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, ठीक है? यूज़र को आउटपुट दिखा रही होती है और यूज़र से इनपुट भी मांग रही होती है, और उसकी इनपुट के बिहाफ पे उसका आउटपुट जो है वो डिफ़र कर सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है? ये होती है हमारी वेब एप्लीकेशन। जैसे कि आप लोग फेसबुक यूज़ करते हो, ट्विटर यूज़ करते हो, ठीक है? ये सारी की सारी क्या हैं? ये वेब एप्लीकेशन हैं, ठीक है भाई? अच्छा, अब जो हम काम करने के लिए जा रहे हैं, ये दो चीज़ें जो थी ना, ये हमारी HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ज़रिए पॉसिबल है, आप कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अब अगर आप सिर्फ इन्हीं तीनों को चीज़ों को यूज़ करते हुए चलते हो तो ये जो है काम, जो भी आप काम करोगे वो सारा काम जो होगा वो क्या होगा? टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको रेपिटेटिव कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि फॉर्म बनाने, कोई UI खड़ी करनी है, कोई फंक्शनैलिटी बनानी है, बटन वगैरह, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सिमिलर चल रही होती हैं हर जगह पे। मतलब समझ आ रही है बात? अच्छा, तो ये इसी के अलावा कोई भी काम होता है, जैसे कि डॉम के अंदर आप चेंजेस करना चाह रहे हो, ठीक है? आप जो है वो कोई ID के ज़रिए कोई एलिमेंट उठाओगे, फिर उसमें चेंजेस करोगे, फिर वो अपडेट करेगा जाके, ठीक है? ये सारे काम आपको ऑलमोस्ट हर वेब एप्लीकेशन में करने ही पड़ते हैं क्योंकि डेटा को अपडेट करना है आपने। अच्छा, अब ये वाला काम जो है वो हमारे पास आ गई जावास्क्रिप्ट की, बाद में लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स वो करके देने लगे, ठीक है? लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स, ठीक है? जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही लिखे हुए फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज। इस लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क, इनमें होता क्या है बेसिकली? इनमें होता है वही फंक्शंस होते हैं जो कि हम बार बार यूज़ कर रहे होते हैं। इन्होंने वो फंक्शन पहले से बना के दिए हुए हैं कि भाई आप जो है वो बार बार आपको ये फंक्शंस लिखने ना पड़े, आपको मैंने फंक्शंस बना के दे दिए, आप सिर्फ इनको कॉल करो, इनको इस्तेमाल करो, इनका फ़ायदा उठाओ, ठीक है भाई? एक जगह पे एक बंदे ने लिख दिए, आपको उसको सिर्फ अब क्या करना है? यूज़ करना है, आपका टाइम बच जाएगा इससे। बात समझ में आ रही है? उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर फिर शुरू में बेसिक आइडिया तो इसका यही था जब jQuery आई थी। jQuery ने भी इसी तरह के काम किए थे, उन्होंने UI वगैरह के ऊपर बहुत सारी चीज़ें काम की थी, एनिमेशंस वगैरह सारी कुछ उसके अंदर रख दिया था। आप जो चीज़ करना चाह रहे हो उसको बताओ, वो करके दे देता था आपको, ठीक है? आपको पूरी लंबी चौड़ी पीछे उसके जावास्क्रिप्ट नहीं रखनी पड़ती थी। उसके बाद फिर हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास चीज़ें जो है वो अपग्रेड होती चली गई। हमने सोचा कि अब इसको भी हम कर दें, ये भी ले आएँ, ये भी ले आएँ। वो फिर बढ़ते हमारे पास फ्रेमवर्क्स उसके आ गए, लाइब्रेरीज आ गई मल्टीपल, ठीक है? हमारे पास बैकबोन JS आ गई, ठीक है? एम्बर JS आ गई। उसके बाद एंगुलर आ गई, एंगुलर अभी तक चल रही है, नाम सुना होगा आपने एंगुलर का, ठीक है? एंगुलर आई, फिर रिएक्ट आ गई, ठीक है? और रिएक्ट के साथ साथ फिर जो है ना क्या कहते हैं, व्यू आ गई, ठीक है? तो मेन जो हमारे पास फ्रंट एंड की लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, वो ये 3 ही हैं जो चलते हैं। एक रिएक्ट है, एक व्यू है और एक एंगुलर, ठीक है? ये 3 सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ें, बाकी और भी चल रही होंगी लेकिन ये 3 जो है वो सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है? यानी कि अगर कोई एक बंदा है, अगर सिर्फ फ्रंट एंड पे काम करने वाला बंदा है, तो एटलीस्ट कोशिश की जाती है, वो फ्रंट एंड डेवलपर खुद कोशिश ये करता है या लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट इन 3 में से किसी एक पर या 2 पर काम उसको आना चाहिए लाजमी, ठीक है? अगर जैसे किसी के पास काम रिएक्ट का है और बंदे को रिएक्ट आती है तो अच्छी चीज़ है, रिएक्ट पर अभी सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है? अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि सर हम लोग तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, अब इन सारी चीज़ों में नेक्स्ट कहाँ पे चली गई, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट रिएक्ट को ही यूज़ करते हुए, रिएक्ट इटसेल्फ एक लाइब्रेरी है और रिएक्ट को यूज़ करते हुए बनाया गया एक फ्रेमवर्क है, क्या? कौन? Next.js, ठीक है? अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जानने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम ये पता कर लें कि हमारे पास एक लाइब्रेरी के अंदर और एक फ्रेमवर्क के अंदर डिफरेंस क्या होता है, फ़र्क क्या होता है। सही है भाई? लाइब्रेरी जो होती है
वो सिंपल सी आपको कोई किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, किसी एक चीज़ के ऊपर आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल रिएक्ट है तो वो यूआई के ऊपर आपको एक फंक्शनैलिटी देगा कि भाई आपके पास कोई भी क्या कहते हैं, जो भी आपको यूआई वगैरह बनानी है वो आप इससे बना सकते हो, ये वाले काम कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क भी एक तरह से लाइब्रेरी वाला तो सारा काम कर रहा होता है, लेकिन फ्रेमवर्क लाइब्रेरी से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। फ्रेमवर्क के अंदर गाइडलाइंस आपको ज़्यादा प्रोवाइड की जाती हैं। फ्रेमवर्क जो है वो आपको बाउंड कर देता है, आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि अगर इस काम को करने का तरीका ये बताया गया है तो इसी तरीके से होगा, इसके अलावा किसी और तरीके से ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। रिएक्ट के ऊपर जब आप काम करने बैठोगे, एक काम को करने के 10 तरीके निकल आएंगे, ठीक है, लेकिन जब आप नेक्स्ट जेएस पे काम करने के लिए बैठोगे तो वही तरीका जो है उस पे, उसी तरीके पे आपको काम करना पड़ेगा जो तरीका नेक्स्ट जेएस वालों ने रिकमेंड किया है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जेएस क्या है, फ्रेमवर्क, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेमवर्क क्या देता है, फ्रेमवर्क आपको एडिशनल जो है वो क्या कहते हैं, कुछ चीज़ों में सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है। जैसे रिएक्ट है आपकी, तो रिएक्ट के अंदर जब आपको राउटिंग वगैरह बनानी है, एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाना है, तो आपको थर्ड पार्टी कोई राउटर यूज़ करना पड़ेगा। रिएक्ट खुद अपना राउटर प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। हालांकि उन्होंने एक अडॉप्ट किया हुआ है एक राउटर को, रिएक्ट राउटर के नाम से, लेकिन वो उनका अपना लिखा हुआ नहीं है, वो भी थर्ड पार्टी ही है, ठीक है। बाद में भले से वो अडॉप्ट कर लें, लेकिन एक्चुअली इटसेल्फ जो है वो एक किसी और का लिखा हुआ राउटर है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी फ्रेमवर्क पे काम करेंगे तो उस जगह पे यूज़ होने वाली हर चीज़ को वो फ्रेमवर्क खुद प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यानी उसकी यूआई की फंक्शनैलिटी सारी वो प्रोवाइड करेगा, उसकी राउटिंग वो प्रोवाइड करेगा, और आगे चल के हो सकता है कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट वगैरह इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी, जो भी उससे रिलेटेड मिलती जुलती चीज़ें होंगी, वो उसने खुद डिफाइन की हुई होंगी कि अगर आपने ये काम करना है तो सारे आप, ये तरीका है जो कि मैंने बताया हुआ है, इसी तरीके से आपका ये वाला काम होगा, ठीक है। अच्छा, अब यूज़ करने के लिए हमारे पास आपके जहन से लाइब्रेरी ज़्यादा बेहतर चीज़ है या फ्रेमवर्क? देखो, जो एक क्या कहते हैं, जो लाइब्रेरी होती है ना, उसका एक ड्रॉबैक क्या होता है, ड्रॉबैक कह लो, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते। वो ड्रॉबैक ये होता है कि उन्होंने बहुत सारे तरीके अलाउ किए होते हैं काम करने के, कि यानी यही काम है, उसको इस तरीके से भी कर लो, इस तरीके से भी कर लो, इस तरीके से भी कर लो, ठीक है। यानी कि जैसे रिएक्ट का राउटर है, ठीक है, अब आपको रिएक्ट का अपना जो ऑफिशियल रिकमेंडेड राउटर है आपको नहीं पसंद, आप कोई दूसरा थर्ड पार्टी राउटर लगा के भी रिएक्ट के एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। ये चीज़ रिएक्ट वालों ने अलाउ की हुई है। अब इससे क्या होता है, इससे होती हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट, ठीक है। अब एक बंदा आता है मेरे पास, डेवलपर आता है, वो कहता है यार मैं भी रिएक्ट पे काम, मैं कहता हूँ अच्छा भाई आपने भी रिएक्ट पे काम किया हुआ है, मेरी एक एप्लीकेशन है, उस पर आ जाओ, मेरे साथ हेल्प करो, मैं आपको इतने इतने पैसे दे दूंगा, ठीक है। लेकिन जब वो काम करने के लिए बैठता है तो वो कहता है कि यार ये कौन सा राउटर है, मैंने तो उस पर काम ही नहीं किया हुआ, ठीक है, मैं तो फला फला राउटर के ऊपर काम किया है। मैं कहूँगा नहीं यार इसमें तो ये काम है, फिर वो उसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर फिर से होंगी। लेकिन अगर नेक्स्ट डे से एक फ्रेमवर्क के ऊपर है तो भाई सबको पता है कि इसके अंदर यही चीज़ चलती है, इसके अलावा कोई चीज़ चल ही नहीं सकती, ठीक है। इसको काम करने का इसके अंदर एक ही तरीका है, दूसरे तरीके से आप काम करोगे तो ये नहीं चलेगा, ये एरर देगा आपको, ठीक है। इसलिए इसने आपको बाउंड किया हुआ है, यानी इन दी एंड आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट के अंदर, जैसे आप क्या करते हो, आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई घर बनवा रहे हो, ठीक है, आपने घर बनवाया, आपने जो है वो इंजीनियर्स वगैरह जो भी आपके थे, जिसको आप क्या कहते हो मिस्त्री, ठीक है, आपने वो बुलवाए, आपने 3-4 दिन एक बंदे ने काम किया, उसके बाद फिर आपकी उससे अनबन हो गई, वो छोड़ के चला गया। आपने दूसरे को बुलवाया, उसने थोड़ा सा काम किया, फिर उससे भी हो गई, तीसरे को बुलवाया, आपका घर कैसा बनेगा पता है, गोला गंडा पूरा। बात समझ में आ रही है? एक ने अपने तरीके से काम किया था, दूसरा आएगा बोलेगा अबे यार ये तो क्या फजूल का काम करके गया है, इस तरीके से नहीं, मैं इस तरीके से करूँगा, ठीक है। दूसरा आएगा वो बोलेगा ये दोनों फजूल थे, मैं इस तरीके से करता हूँ। बात समझ में आ रही है? ये होता है। लेकिन अगर कोई एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया गया कि भाई ये वाला काम इसी तरीके से करना है, इसके अलावा चल ही नहीं सकता, ठीक है, तो फिर हर बंदे को उसी तरीके से काम करना पड़ेगा, और इन दी एंड जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी वो अच्छी बनेगी। इस वजह से फ्रेमवर्क को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस था लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का। सबको क्लियर है? अब आज हम क्या करेंगे, आज हम लोगों ने क्या कहते हैं सबसे अच्छा, ये जो नेक्स्ट जेएस है ना आपकी, इस नेक्स्ट जेएस के अंदर आप कोडिंग सारी की सारी रिएक्ट के ऊपर ही कर रहोगे। क्यों? क्योंकि ये फ्रेमवर्क है जो कि बना है कौन सी लाइब्रेरी के ऊपर, रिएक्ट के ऊपर, ठीक है। इन्होंने उसी रिएक्ट को ही उठाया है, और रिएक्ट को उठाने के बाद उसी के ऊपर एक फ्रेमवर्क लिखा है, ठीक है। तो रिएक्ट वाली जो अच्छी चीज़ें थी वो सारी की सारी इसके अंदर ऑलरेडी आ चुकी हैं, ठीक है। अगर आपने नेक्स्ट जेएस पे काम कर लिया तो सिर्फ आपको राउटर ही पढ़ना है, और उसके अलावा बाकी सारी की सारी चीज़ें यही चलेंगी जो कि आपने इसमें पढ़ी हैं, ठीक है। सिर्फ राउटिंग वाली जो फंक्शनैलिटी है वो थोड़ी सी इसके अंदर चेंज होगी,
सही है भाई। अच्छा, अब आज हम लोग क्या क्या करेंगे, आज हम लोग पहले सेटअप करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग एक फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट इसका एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसका आर्किटेक्चर समझेंगे प्रोजेक्ट का कि वो कैसे काम कर रहा है, और उसके अंदर कुछ डमी पेजेस और कंपोनेंट्स वगैरह अपने खुद बना के देखेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, इसके साथ साथ आपने क्या करना है, इसके साथ साथ देखो नेक्स्ट जेएस जो है ना, नेक्स्ट जेएस एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा मज़ा उस वक्त आ रहा होगा जब आपकी एक्चुअल रिएक्ट जो है ना वो क्लियर होगी, ठीक है। हम साथ साथ रिएक्ट को भी करते रहेंगे, यानी रिएक्ट के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो मैं आपको सारे के सारे बताता रहूँगा, लेकिन अगर हमारे पास एक चीज़ ऑलरेडी पड़ी हुई है तो हम उसका फ़ायदा क्यों ना उठाएं। फ़ायदा कैसे उठाएंगे आप लोग, मेरे पास यूट्यूब के ऊपर रिएक्ट की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, एक टाइप रिएक्ट है और एक पुरानी वाली रिएक्ट है जो कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर चलने वाली रिएक्ट है, ठीक है। आप जावास्क्रिप्ट वाली रिएक्ट को देखना, ठीक है, और आपने वहाँ से अपनी रिएक्ट जेएस को कंप्लीट करना है, ठीक है। रिएक्ट जेएस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपको नेक्स्ट जेएस में सिर्फ 10% समझने वाली चीज़ें रह जाएंगी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली इसको पढ़ना शुरू किया है नेक्स्ट जेएस को, तो आपको मैं साथ साथ रिएक्ट भी पढ़ाता रहूँगा और नेक्स्ट जेएस भी पढ़ाता रहूँगा, जो कि हो सकता है बीच में कहीं पे आके थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए कि यार ये वाली जो चीज़ है ये नेक्स्ट जेएस का पार्ट है या फिर रिएक्ट का, ठीक है, ये सिर्फ नेक्स्ट में होता है या रिएक्ट में भी हो सकता है ये काम, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले से रिएक्ट देखा होगा तो एटलीस्ट रिएक्ट वाला जो पार्ट है वो तो आप आराम से यूं करके निकाल लोगे, ठीक है, कि अच्छा हाँ ठीक है तो मुझे पता है, ऐसे हो जाता है रिएक्ट के अंदर, ठीक है। जो सिर्फ चेंजेस आएंगी नेक्स्ट जेएस की वो आपको समझनी है बस। रिएक्ट आपने सिस्टम में अपने पास कैसे चलानी है, सॉरी नेक्स्ट जेएस कैसे अपने पास चलानी है, कैसे उसका प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सबसे पहले तो ये काम करने के लिए आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए नोड। क्या इंस्टॉल होना चाहिए, नोड। नोड जेएस का नाम सुना है, ठीक है। अच्छा, वही एक नोड है, नोड का एक इसलिए चाहिए हमें क्योंकि नोड के साथ एक पैकेज मैनेजर आता है, ठीक है, उसके ज़रिए आप टर्मिनल पे कमांड्स को रन कर सकते हो, ठीक है। उसके बगैर वो कमांड ही रन नहीं होगी टर्मिनल के ऊपर जिससे आपका नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनता है, इसलिए आपको नोड की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, नोड इंस्टॉल करने के भी हमारे पास दो तरीके, पहला तरीका और सिंपल तरीका वो ये है, आप आ जाओ इस वेबसाइट के ऊपर nodejs.org, ठीक है। इसमें आपको दो वर्जन मिल रहे होंगे, ठीक है, एक LTS है, LTS का मतलब क्या होता है पता है, LTS का लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है, और उसके अलावा करंट है, ठीक है। इसमें से आपने ये जो LTS वाला है इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करोगे एक exe फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी और आपने उसको exe नहीं MSI फाइल, ठीक है, उससे आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके सिंपल आप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है, सही है भाई। अच्छा, नोड जेएस जब इंस्टॉल हो जाएगा पता कैसे करोगे कि नोड जेएस आपके पास इंस्टॉल हो गया या नहीं हुआ, आप CMD ओपन करोगे और नोड -v लिख के एंटर कर दोगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे वर्जन बता देगा कि आपके सिस्टम में नोड का कौन सा वर्जन चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो है हमारे पास एक आसान वाला तरीका, ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरीके से नोड को इंस्टॉल ना करो, ठीक है। अभी से आप आदत बना लो वो वाली आदत जो कि डेवलपर्स की आदत होती है, ठीक है, क्योंकि डेवलपर्स को नोड जेएस के मल्टीपल वर्जन्स के ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है। आप एक प्रोजेक्ट काम करोगे, एक प्रोजेक्ट के ऊपर हो सकता है कि वो लेटेस्ट नोड के ऊपर चल रहा हो, दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करोगे हो सकता है कि वो नोड जेएस के पुराने वर्जन पे चल रहा हो, ठीक है। तो पुराने वर्जन के ऊपर बनी हुई जो प्रोजेक्ट होगा वो पुराने वर्जन वाले नोड पे ही चलेगा और नए वर्जन का जो होगा वो नए वर्जन वाले नोड पे ही चलेगा। तो आपको मल्टीपल नोड वर्जन जो है वो एक ही टाइम पे आपके सिस्टम में आपको अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए फिर आप क्या करोगे, आप लिखोगे NVM गूगल पे। NVM का मतलब है नोड वर्जन मैनेजर, NVM विंडोज़, ठीक है। जब आप NVM विंडोज़ करोगे, आपके पास अगर विंडोज़ सिस्टम है, अगर मैक OS वगैरह है तो उसकी तो सिंपल कमांड होती है, आप NVM मैक लिख देना या NVM लिनक्स लिख देना, सबके आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो NVM विंडोज़ के अंदर यहाँ पे आओगे, आपके पास ये डाउनलोड नाउ का बटन आपके पास आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे ये जो वर्जन आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। इससे आपके पास वही एक exe फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, सही है भाई। बल्कि इसमें आ जाओगे ना यहाँ पे, तो इसमें आपके पास ये आ गई, ठीक है, ये वाली exe फाइल है nvm setup.exe, इसको डाउनलोड कर लेना है आपने और डाउनलोड करके इसको भी नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अच्छा, जब ये इंस्टॉल हो जाएगी ना, इसका मतलब ये है कि अभी आपके पास NVM इंस्टॉल हुआ है, नोड इंस्टॉल नहीं हुआ।
अब आपको एनवीएम के जरिए नोड को इंस्टॉल करना है, ठीक है। एनवीएम का कैसे पता चलेगा कि आपके सिस्टम में एनवीएम है कि नहीं है? ठीक है, ये एनवीएम की कमांड आप लिखोगे, एनवीएम ये इस तरीके से आपके पास चल जाएगा, ठीक है। ये वर्जन बता रहा है एनवीएम का आपके पास। इसका मतलब ये है अगर यहाँ पे कोई एरर आता है तो एनवीएम आपका ठीक से इंस्टॉल नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इस तरह का कोई एरर आता नहीं है। अगर आप ये जो मैंने आपको तरीका बताया इस तरीके से करोगे तो आराम से एनवीएम आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एनवीएम आपके पास हो गया। एनवीएम को करने के बाद अब आप क्या करोगे? एनवीएम एलएस की कमांड क्या करती है? ये लिस्ट बना के दिखाती है आपको कि आपके सिस्टम में अभी टोटल नोड कितने अवेलेबल हैं और कौन कौन से वर्जन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैंने एनवीएम एलएस किया तो आप मेरे पास आ रहा है 17.3 और 16.13.2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अभी 2 नोड के वर्जन्स अवेलेबल हैं। अच्छा, ये जो पुराना वाला मैंने किया था वो 18 दिखा रहा था ना यहाँ पे, जब मैंने नोड का किया था क्या आ रहा था? वो 18 वर्जन आ रहा था ना। अब वो बताओ मुझे यहाँ पे वो 18 क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे? इसलिए कि वो वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है, एनवीएम के जरिए नहीं किया हुआ। जो मैं एनवीएम के जरिए इंस्टॉल करूंगा ना, सिर्फ वही यहाँ पे लिस्ट में नजर आ रहा होगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब आप जब एनवीएम एलएस करोगे फर्स्ट टाइम तो आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। आप क्या करोगे? आप यहाँ पे करोगे एनवीएम इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जो भी आपको लेटेस्ट वर्जन मिला था, जैसे अभी का लेटेस्ट वर्जन क्या है? 18.16.0, ठीक है। ये लिख के आप इंटर कर दोगे। मैं भी इंटर नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ये इंटर करोगे और उसके बाद यही सेम कमांड आपने चलानी है। बस क्या कर दोगे, जब ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी, ये डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक और कमांड चलानी पड़ेगी, वो होगी nvm use 18.16.0, ठीक है। यूज की कमांड क्या करती है? जितने भी आपके पास यहाँ पे लिस्ट में जो शो हो रहे थे, ये वाली लिस्ट के अंदर, ठीक है, इस लिस्ट में से आपको कौन सा इस्तेमाल करना है अभी करंट, ये यूज की कमांड वो बताती है, ठीक है। यानी जो भी आपके पास ऑलरेडी डाउनलोड होके इंस्टॉल हुए हैं उनको में से कौन सा यूज करना है, ठीक है। इंस्टॉल की कमांड क्या करेगी? डाउनलोड करके आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगी और यूज से आप उसको यूज करना शुरू कर दोगे सीएमडी के ऊपर। अच्छा, अब मेरे पास नोड डैश वी की कमांड चल रही है, इसका मतलब मेरे पास नोड चल रहा है, ठीक है। अब नोड चल रहा है तो मैं क्या करूंगा? इस नोड की कमांड से ही मैं क्या करूंगा? अपने पास नेक्स्ट जेएस के एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। अच्छा, अब से आपने क्या करना है? अब से आपने जितनी भी चीज़ें पढ़नी है, सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है डॉक्यूमेंटेशन से, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है पता है ना, ठीक है। जो भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी होगी उसकी अपनी एक वेबसाइट होती है, वहाँ पे उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन लिखी होती है, पूरा तरीका उसका लिखा होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई अगर आपने नेक्स्ट जेएस को अपने पास सिस्टम में इंस्टॉल करना है, यानी सॉरी नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट अगर आपने क्रिएट करना है तो आपने ये वाली कमांड चलानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये जो npx npm इस तरह की कमांड आपको जब भी मिलेंगी ना, आपको उसको देखते ही समझ जाना है ये कौन सी कमांड है, ये नोड की कमांड है, ठीक है। npx और npm, ठीक है, ये दोनों कमांड्स जो हैं वो नोड की हैं। अच्छा, अब हमने क्या कहते हैं, इस कमांड को कर लिया कॉपी, ठीक है। अच्छा, मुझे ये प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे क्रिएट करना है? मैं सबसे पहले जाऊँगा उस फोल्डर के अंदर, ठीक है भाई। अब मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया, ये एम्प्टी फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर मुझे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है भाई। अब इस फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले, यानी वो जो कमांड मैंने कॉपी की है उस कमांड को मैं रन करूँगा सीएमडी के ऊपर, लेकिन उसको रन करने से पहले मुझे सीएमडी खोलना है और इसी प्रोजेक्ट की जो पाथ आ रही है इसी पाथ तक लेके आना उसको, यानी सीडी करके आप करते हो ना, ये काम किए ना सबने, फोल्डर्स चेंज करते हो ना, मुझे यहीं पे ओपन करना है। अब यहीं पे ओपन करने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट होता है, वो ये होता है, मैं यहीं पे सीएमडी लिख दूंगा और लिख के एंटर कर दूंगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये जो पाथ बनी हुई है मेरी वही वाली बन गई, सही है भाई, क्लियर है। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने इस कमांड को यहाँ पे कर देना है पेस्ट, जो मैंने कहाँ से कॉपी की थी? अपनी नेक्स्ट की डॉक्यूमेंटेशन से, और ये करके मैंने कर देना है इंटर। अब ये मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। सबसे पहले तो कह रहा है ओके यानी प्रोसीड, आर यू श्योर वाला, ठीक है। मैंने सिंपली एंटर कर दिया। वाई का मतलब ये है कि डिफॉल्ट ऑप्शन इसका यस है, ठीक है। आप सिंपली इंटर कर दो या वाई लिख के यस लिख के एंटर कर दो, चलेगा। अब ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है। अगर मैं बेसिकली सिर्फ इंटर कर दूं तो ये क्या समझेगा? माई ऐप, ठीक है। चलो माई ऐप के ही क्रिएट कर लेते हैं अभी। अब ये क्या पूछ रहा है
कह रहा है कि आपने इसके साथ टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करनी है या नहीं करनी। टाइप स्क्रिप्ट हम करेंगे लेकिन बाद में, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको नो पे ले आऊँ एरो कीज से, ठीक है, और उसके बाद नो पे लग के मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब ये कह रहा है कि आपने इसके साथ ESLint यूज़ करनी है नहीं। ESLint जो है वो आपके रूल्स और मतलब आपके कोड को रेगुलेट कर रहा होता है, लिंटिंग कर रहा होता है कोड की। अभी फ़िलहाल के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि आप टेलविंड CSS यूज़ करोगे। मैंने कहा नहीं, अभी मैं यूज़ नहीं करूँगा। सोर्स डायरेक्टरी, ये भी मैंने अभी यूज़ उसको नहीं करना, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे पूछ रहा है, अच्छा अभी इसके अंदर नया एक राउटर इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया, ऐप राउटर। पहले पेजेस राउटर होता था, एक ऐप राउटर भी आया, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी हम, हालांकि ये कह रहा है कि रिकमेंडेड है, लेकिन अभी हम ऐप राउटर नहीं, अभी हम पुराना वाला जो कंडीशन वो है, क्योंकि ये बिल्कुल अभी नया नया आया है। तो अगर मार्केट में आप कहीं पे भी जाते हो तो आपको जितने भी अभी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वो सारे के सारे पुराने वाले राउटर में मिलेंगे। इसलिए पहले मैं आपको पुराने वाले राउटर का, यानी पेजेस, पुराना वाला तो खैर नहीं कहेंगे उसको, अभी भी चल रहा है वो पेजेस राउटर उसको कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले पेजेस राउटर के बारे में बताऊंगा, आखिरी क्लास में मैं आपको ऐप राउटर के बारे में सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है, कि उसमें क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। ये नो कर देते हैं हम इसको। फिर कह रहा है कि वुड यू लाइक टू कस्टमाइज डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे कुछ सेव नहीं करना, ठीक है। ये कह रहा है कि मतलब आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी यही सेटिंग सेव करके रख ले। मैंने कहा नहीं भाई, आगे मैं जब प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा मैं आपको खुद बताऊँगा मुझे क्या क्या चाहिए। ये करने के बाद ये क्या करेगा, अब ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करेगा और मेरे पास एक नया मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा। ये प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर मैं अब आता हूँ अपने उस फोल्डर के अंदर, यहाँ पे देखो नया फोल्डर बना हुआ है माई ऐप के नाम से। ये मेरा प्रोजेक्ट है पूरा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट इसने क्रिएट करके दे दिया। अब इस प्रोजेक्ट को हमने क्या कर लेना है, CMD के अंदर ओपन कर लेना है। सॉरी, CMD कह रहा हूँ, VS कोड के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे जब हम आएंगे, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है। ये सारी एक एक चीज़ करके, एक एक करके मैं आपको ये सब दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नीचे है रीडमी की फाइल, ठीक है। अब ये रीडमी की फाइल क्या होती है पता है, ये गिटहब के ऊपर चलती है। जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपकी क्रिएट होती है ना, गिटहब पे देखा नीचे सब लिखा हुआ होता है, वो सारा रीडमी फाइल से आ रहा होता है, ठीक है, readme.md। तो ये सारी की सारी उसकी वो है, तो इसकी अभी हमें फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप, जाहिर सी बात है, जब आपका प्रोजेक्ट होता है तो फिर आप इसको चेंज भी करते हो बाद में, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इसके अंदर सिर्फ डिफ़ॉल्ट जो कुछ भी होता है वो सारा Next.js वाले लिख के देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर हमारे पास आ रही है package.json फाइल। package.json हमारे प्रोजेक्ट की अगर कहा जाए कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। क्यों गलत नहीं होगा, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट के हवाले से सारी की सारी जो मेटा इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी कहाँ पे होती है, इस package.json फाइल के अंदर, ठीक है। इस package.json फाइल के अंदर सबसे पहले ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है, नेम, यानी क्या बता रहा है आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है। फिर आपके वर्जन आ गया, फिर ये आपकी रेपो जो है वो प्राइवेट होगी या नहीं, ये उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास आ रही हैं स्क्रिप्ट्स का क्या काम है मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। और फिर हमारे पास आ रही हैं डिपेंडेंसीज का मतलब क्या होता है, किसको पता है। अच्छा, इस करंट प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज़ होंगी, वो सारी की सारी कहाँ पे आती हैं, डिपेंडेंसीज के अंदर, ठीक है। अच्छा, डिपेंडेंसीज के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें सेव होती हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन, इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। जो एक्चुअल इंस्टॉलेशन होती है वो कहाँ पे होती है, इसकी नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर ऊपर नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है। अच्छा, इतना बड़ा फोल्डर होता है ना, इसको हम गिटहब पे अपलोड नहीं करते कहीं पे भी, ठीक है। सिर्फ ये वाली इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, ये इस फाइल के अंदर रहती है और ये फाइल गिटहब पे जाती है आपकी, सही है। ताकि बाद में जब आपके पास एक कमांड होती है npm के ज़रिए, npm इंस्टॉल, ठीक है, जब आप npm इंस्टॉल की कमांड चलाओगे अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आके, तो वो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर खुद ही से बना देगा दोबारा इन चीज़ों को देख के। डिपेंडेंसीज के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको रीड करेगा, सारी चीज़ें खुद ही इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। इसलिए वो जो इतना बड़ा फोल्डर है उसकी आपको ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अभी हुई हुई हैं, इसमें सबसे पहले इसको चाहिए, इन्होंने कहा कि भाई इसमें नेक्स्ट यूज़ हो रहा है तो आपको नेक्स्ट यूज़ करना है, और नेक्स्ट का वर्जन बता दिया आगे, ठीक है, नेक्स्ट 13.4.4। फिर इसमें इनको यूज़ करनी है रिएक्ट 18.2.0, और फिर इसमें इन्होंने यूज़ करना है रिएक्ट डॉम 18.2.0। सही है भाई, क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला। अच्छा, अब उसके बाद फिर हमारे पास पैकेज लॉग होती है। पैकेज लॉग जो है वो मतलब इन पैकेजेस के अंदर कौन से पैकेजेस यूज़ हो रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन वो कोई ख़ास ज़रूरी नहीं, आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। कभी कभार होता है इसको डिलीट करने से इशू हो जाता है, इसलिए डिलीट नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हो भी जाए तो इसको डिलीट होने से कोई मसला नहीं है। जैसे ही आप npm इंस्टॉल की कमांड चलाओगे ये खुद ही दोबारा से ये फाइल क्रिएट हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास next.config है, ठीक है।
ये कॉन्फ़िगरेशन होती है नेक्स्ट जेएस की, ये अभी आपके काम की चीज़ नहीं है। फिर जेएस कॉन्फ़िग है, ये भी अभी आपके काम की चीज़ नहीं है। गिट इग्नोर की फाइल आप तमाम लोगों को पता है गिट इग्नोर हम क्यों बनाते हैं, पता है ना सबको। तो गिट इग्नोर के अंदर यहाँ पे देख रहे हो, उसके बाद नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये वो फोल्डर है जो सिर्फ एक npm इंस्टॉल की कमांड से आपका दोबारा क्रिएट हो सकता है, इसलिए इतना हैवी फोल्डर होता है npm इंस्टॉल का, इसमें सारी लाइब्रेरीज होती हैं आपकी, ठीक है। इसलिए इसको हम कभी भी गिटहब के ऊपर अपलोड नहीं करते, इसको गिट इग्नोर में रखते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास स्टाइल्स का फोल्डर, इसके अंदर आपके पास सारे के सारी CSS रखी हुई होगी। उसके बाद फिर आपके पास पब्लिक का फोल्डर जो कि आपके एसेट्स होते हैं, इमेजेस वगैरह जितनी भी चीज़ होती हैं वो सारी की सारी, फॉन्ट्स आपके, वो सारे आप कहाँ रख सकते हो, पब्लिक के अंदर, ठीक है। और उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आ गया आपका पेजेस, ठीक है। इस पेजेस के अंदर आप जो भी चीज़ पेज क्रिएट करोगे उसके हिसाब से आपका नया उसका पेज आपका बनता रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अभी इंडेक्स का पेज बना हुआ है, ठीक है, इंडेक्स का पेज आपके कहाँ पे चलता है, स्लैश के ऊपर, ठीक है। स्लैश वाला जो होता है ना, मैं अभी बताता हूँ, पहले हम इसको रन करते हैं। रन करने का तरीका npm रन टर्मिनल, ठीक है। अब हम आते हैं वापस package.json पे, जो मैंने अभी आपको स्क्रिप्ट स्किप करवा दी थी ना, ठीक है। अब हम स्क्रिप्ट को वापस चलाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे स्क्रिप्ट्स हैं, स्क्रिप्ट्स के अंदर आप देखो यहाँ पे कितनी स्क्रिप्ट्स लिखी हुई अभी हमारे पास 4 स्क्रिप्ट्स। क्या करती हैं स्क्रिप्ट्स, बेसिकली npm के ज़रिए npm को बताती हैं कि अगर टर्मिनल पे ये वाली कमांड चलाई जाए तो उसके बिहाफ पे आपने ये वाला काम परफॉर्म करना है, ठीक है। यानी ये क्या करेगा, ये जैसे अगर मैं स्टार्ट की कमांड चला दूं तो ये इंटरनली नेक्स्ट स्टार्ट की कमांड चलाएगा, ठीक है। और जो भी उसके स्क्रिप्ट के अंदर जो भी काम परफॉर्म हो रहा है वो हमारी जावास्क्रिप्ट वाली जो स्क्रिप्ट है वो रन हो जाएगी। अब ये सारी स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट जेएस वालों ने खुद लिखा है, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमें अभी क्या करना है, अभी हमें कमांड चलानी है, कौन सी, डेव, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट रखी हुई हो, आप उस स्क्रिप्ट को कैसे चला सकते हो, npm रन डेव, ठीक है। जैसे ही आप इसको चलाओगे ये क्या करेगा, ये अपना सर्वर चलाएगा और फिर आप उसको ओपन कर सकते हो अपने ब्राउज़र के अंदर। लोकल होस्ट, ये देख लो, इसका यूआरएल क्या बनेगा, लोकल होस्ट 3000, सही है भाई। ये जब आप अपने पास प्रोजेक्ट को फर्स्ट टाइम रन करोगे तो आपके पास ये चीज़ आएगी, ठीक है। अब ये इनिशियल पेज है जो कि नेक्स्ट जेएस वाले आपको खुद बना के देते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हो बाद में, ठीक है। और टाइम टू टाइम खुद नेक्स्ट जेएस वाले भी चेंज करते रहते हैं, तो हो सकता है कि आप आज से 1 साल के बाद अगर नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करो तो आपको यही वाला पेज, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सेम यूआई नज़र आए, हो सकता है उस टाइम पे वो अपनी पेज की यूआई, डिफ़ॉल्ट पेज की यूआई चेंज कर दें, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, देखो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जहाँ पे हमारे पास यूआरएल लिखा होता है, जहाँ पे आखिर में कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे आखिर में क्या होता है, एक स्लैश, सही है ना भाई। अब ये वाला जो स्लैश का पेज है, मैंने आपको बताया अभी, ये कौन से पेज कौन सी जगह से आ रहा है, इंडेक्स से, ठीक है। यानी ये जितना भी कोड लिखा हुआ है ये सारा कहाँ लिखा हुआ होगा, index.js के अंदर। मैं index.js को खोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टाइटल में आ रहा है क्रिएट नेक्स्ट ऐप, सही है भाई, सही है टाइटल में। उसके बाद फिर अगर हम आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग, लिखा हुआ है, इसका मतलब यही पेज है ना। अब अगर मैं इस पूरे के पूरे पेज को मैं उड़ा दूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हेड वगैरह ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। सब चला गया, सही है। यहाँ पे अब कुछ यूज़ भी नहीं हो रहा, जो कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा मैं उसको हटा सकता हूँ। अब हम समझते हैं इसको, ठीक है, कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। सबसे पहले अगर आप में से किसी ने अभी तक रिएक्ट वगैरह नहीं देखी है ज़रा सी भी, तो सबसे पहले तो आपके जहन में सवाल आया होगा कि सर ये जावास्क्रिप्ट के अंदर हेड का टैग आ कैसे गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे
मैं यहाँ पे div लिख सकता हूँ, div के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख सकता हूँ। आ गया? हेलो वर्ल्ड आ रहा है? ये कैसे आ गया? ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमने ये div कैसे बना लिया? आपने अभी तक बनाया था जावा स्क्रिप्ट के अंदर div पहले कभी इस तरीके से? नहीं बनाया ना? चलो कहीं रख भी देते हैं तो कम से कम एटलीस्ट स्ट्रिंग में तो रखते। ये तो स्ट्रिंग में भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, रिएक्ट की ये चीज़ है, ये चीज़ नेक्स्ट जेएस वाले कोई नई नहीं लेकर आए। ठीक है, ये किसकी चीज़ है? रिएक्ट की। रिएक्ट वाले लेकर आए हैं कि भाई आप जो है वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही अपनी यूआई बना सकते हो। ठीक है, उन्होंने क्या वो क्या लेकर आए, वो लेकर आए JSX। ठीक है, JS को उन्होंने मॉडिफाई किया। ठीक है, और उसको कर दिया क्या? JSX। JSX का मतलब ये है कि ये वही वो जावास्क्रिप्ट होगी जिसके अंदर आप HTML भी लिख सकते हो। सही है? अच्छा, अब जब आप लिख सकते हो, ठीक है, लिखने को तो मैं लिख दूं, लेकिन ये चल क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन होम। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जेएस के ऊपर वापस आते हैं कि ये यहाँ पे कहता क्या है। ये कह रहा है कि देखो यहाँ पे आपकी इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होगा ना, मैंने क्या करना है, उसको स्लैश के ऊपर चला देना है। लेकिन ऐसे ही नहीं चला देना, मुझे वहाँ पे एक रिएक्ट का कंपोनेंट मिलना चाहिए। रिएक्ट का कंपोनेंट क्या होता है? रिएक्ट का कंपोनेंट होता है एक नॉर्मल सा फंक्शन जो कि रिटर्न कर रहा हो कोई भी HTML का आउटपुट। सही है? क्या होता है? एक नॉर्मल फंक्शन जो कि HTML का आउटपुट रिटर्न कर रहा हो। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया है, इन्होंने यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, समझ लो कि सिर्फ इस फंक्शन को क्या करवा रहे हैं ये लोग, इस फाइल से एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, एक फंक्शन एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, फंक्शन का नाम है होम। ठीक है, और यहाँ पे वैसे कि ये होम का नाम अभी यहाँ पे मैटर नहीं करता। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख दो, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे वो चल जाएगी वो चीज़। ठीक है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इन्होंने बताया कि आप यहाँ पे करो रिएक्ट, सॉरी रिटर्न। और रिटर्न के अंदर ये क्या चीज़ हो रही है ये पता है? इसको भी हम उड़ा देते हैं, अभी इसकी भी हमें नीड नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई आप हमने ये काम किया कि रिटर्न, और अभी एक काम हम ये भी कर लेते हैं कि हम इसको भी पूरे को हटा देते हैं। ठीक है भाई, कोई फर्क पड़ा है यहाँ पे? सेम वही चीज़ चल रही है। अच्छा, अब वो जो राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए थे वो ये कह रहा था कि देखो अगर आपकी HTML मल्टीपल लाइंस में जा रही है ना, फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये वाला काम कर दो, राउंड ब्रैकेट्स लगा दो। ठीक है, वो जो राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए थे ना, वो इस वजह से लगे हुए थे, बाकी उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। बस हमें इतना हिस्सा चाहिए, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न के बाद अगर मल्टीपल लाइन में जा रहा है तो राउंड ब्रैकेट, अगर मल्टीपल लाइन में नहीं जा रहा तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। सही है, ये बन गया आपका क्या, एक नॉर्मल सा कंपोनेंट। क्या बन गया? कंपोनेंट। ठीक है, देखो ये कंपोनेंट होता नॉर्मल फंक्शन ही है। ठीक है, लेकिन उसमें से हम आउटपुट क्या करवाते हैं? HTML, कोई भी व्यू, उसको कहते हैं व्यू। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि यूज़र के ब्राउज़र के ऊपर दिख जाए। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यू। ठीक है, यहाँ से रिटर्न क्या हो रहा होता है? एक व्यू। बात समझ में आई? अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक और राउट बनाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो कि लोकल होस्ट 3000/इसहाक के ऊपर चले। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे पेजेस के अंदर एक नई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका नाम मैंने ishaaq.js ही क्यों रखा? क्योंकि मैं URL में क्या चाहता हूँ? /ishaaq। ठीक है, अब मुझे वही काम सेम यहाँ पे भी करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा क्या? एक कंपोनेंट। एक्सपोर्ट, उसके बाद डिफॉल्ट, और उसके बाद मैं इसहाक नाम का कंपोनेंट बना रहा हूँ, पेज बना रहा हूँ। ठीक है, तो कंपोनेंट भी उसी नाम का बना सकता हूँ। सही भाई? अच्छा, यहां से रिटर्न करवाऊंगा।
अच्छा, अब यहाँ पे देख रहे हो एक एरर आने लग गया। क्यों एरर आ रहा है? रिएक्ट का जो कंपोनेंट होता है उसका एक रूल है। रूल पता है क्या है? रूल ये है कि भाई जो पेरेंट कंपोनेंट होगा ना आपका, यानी जो पेरेंट जो भी आपका यहाँ पे व्यू चल रहा होगा, जैसे वो H1 हो या div हो या जो भी हो, वो उसका कोई सिबलिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी पेरेंट जो होगा वो एक सिंगल होगा। ठीक है, उसके अलावा मतलब एक ही जो रूट लेवल होता है आपका, जो सबसे ऊपर लेवल पे होता है, वहां पे मल्टीपल कंपोनेंट नहीं हो सकते। इसलिए आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, किसी एक पेरेंट के अंदर रखना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इस पूरे को उठा के यहां इसके अंदर ले जाता हूं तो ये देखो एरर चला गया। अच्छा, बाज़ औक़ात अभी ऐसा भी होता है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल मुझे डिव नहीं चाहिए यहाँ पे, यार एक्स्ट्रा का जो डिव आ रहा है ना, इसकी वजह से मेरे पास यूआई जो है वो ख़राब हो रही है। ठीक है, या नहीं भी हो रही तो मेरे एचटीएमएल में एक एलिमेंट तो बढ़ रहा है ना। ठीक है, मुझे इसको ये नहीं चाहिए, तो आप सिंपली इसको एम्प्टी एलिमेंट भी बना सकते हो उसको। ठीक है भाई, ऐसे भी कर सकते हो। इससे भी ये क्या हो जाएगा, एक एक पेरेंट के नीचे आ जाएगा दोनों। ठीक है, चलो भाई, मेरा ये कंपोनेंट हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब कंप्लीट होने के बाद अब मैं इसको रन करके देखना चाहता हूं, तो मैं कैसे चलाऊंगा इसको, यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश। ठीक है भाई, बन गया कंपोनेंट हमारा, चल गया। अब चलो यहाँ तक के तो हो गया हमारा। ठीक है, अब यही काम आपका घर पे जाके भी आपने करना है। आपने सारी इंस्टॉलेशन आपने करनी है। इंस्टॉलेशन करने के बाद आपने अपने पास एक प्रोजेक्ट बनाना है नया Next.js का। ठीक है, उसमें से पुरानी जो डिफ़ॉल्ट में जितनी भी चीज़ें वो सारी आप हटा दोगे, एक वो वाला कॉम्पोनेंट बनाओगे और एक अपने नाम का कॉम्पोनेंट बनाओगे। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अब ये जो इसहाक का जो पेज बनाना था वो ऐसे नहीं बनाना। मैं चाह रहा हूँ ये इसका यूआरएल बने /users/इसहाक। समझ में आई? वो कैसे बना सकता हूँ मैं? सबसे पहले पेजेस के अंदर एक नया फोल्डर बनाऊंगा यूज़र्स का, और ये जो इसहाक वाला जो मेरी फाइल है इसको मैं मूव कर दूंगा किस में, यूज़र्स के अंदर। ठीक है, तो अब इसहाक के ऊपर क्या मिल रहा है, 404। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सही, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक लास्ट चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। जब हम रिएक्ट से जो अभी तक मैंने जो भी चीज़ें बताई ना आपको कि रिएक्ट में और Next.js में क्या फ़र्क है, बहुत सारे फ़ायदे हैं जो Next.js हमें दे रहा है। ठीक है, लेकिन एक फ़ायदा ऐसा जिसकी वजह से जो है वो क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट हर कोई ही अब रिएक्ट के ऊपर Next.js को प्रेफर करता है। वो क्या है, सर्वर साइड रेंडरिंग। ठीक है, Next.js जो क्या करता है, Next.js करता है सर्वर साइड रेंडरिंग, और React.js क्या करता है, वो करता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग में और सर्वर साइड रेंडरिंग में? क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या होता है, हमारे पास हमारा जो भी यूआई होती है हमारे पास, उस यूआई के अंदर जो कुछ भी चेंज आना है वो कब आएगा, वो उस वक्त आएगा जब ब्राउज़र के ऊपर वो पेज लोड हो चुका होगा। ठीक है, यानी पेज पूरा का पूरा लोड होगा, और लोड होने के बाद फिर क्या होगा, फिर वो आपको उसके बाद फिर यूआई के अंदर जो जो चीज़ें चेंज करनी है, दिखानी है यहाँ पे, वो सारी उसके अंदर आएंगी। ठीक है, लेकिन जो सर्वर साइड होता है उसमें क्या होता है, उसमें पहले से आपका जो एक्चुअल कंटेंट है वो सारा का सारा पहले से आपकी फाइल जो है वो रेडी होती है, वो बनी हुई होती है। बाद में ब्राउज़र में लोड होने के बाद कोई कंटेंट आके उसमें नहीं लगता। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जांपल के तौर पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे व्यू पेज सोर्स करो किसी भी Next.js की ऐप के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा ये वाला जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, हेलो आई एम इसहाक, ये कंटेंट अगर आप इसमें ढूंढने की कोशिश करो, ये देखो आ रहा है नज़र सबको, ये मेरा कंटेंट यहाँ पे है। लेकिन आप रिएक्ट की एप्लीकेशन में जब आप व्यू पेज सोर्स करोगे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। आपके पेज का एक्चुअल कंटेंट आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जब पहले ब्राउज़र पे लोड होगा, लोड होने के बाद फिर ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, या रिक्वेस्ट ना भी करे, जहाँ पे वो कंटेंट पहले रखा हुआ होगा किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर, फिर वेरिएबल से उठा के उसको आपके HTML के अंदर लगाएगा। लेकिन यहाँ पे वो पूरी की पूरी HTML आपको नज़र आती है। ठीक है,
इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या होता है? देखो हमारे पास जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, ठीक है, जो सर्च इंजन जो आपकी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को ऊपर ला के दिखा रहे होते हैं, वो कैसे करते हैं पता है? उनके पास होते हैं क्रॉलर्स, ठीक है। क्रॉलर्स किसको कहते हैं पता है? क्रॉलर्स जो है ना, वो बेसिकली जो निकला है, ये वर्ड निकला है आपका, जो कोई भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना क्रॉल करते हैं, ठीक है, जैसे स्पाइडर्स, वेब, ये सारे के सारे उसी उसी जगह से आ रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो ये जो क्रॉलर्स वाला जो वर्ड है ना, ये भी वहीं से आया। अब ये क्रॉलर्स क्या करते हैं, ये आपकी जितना भी कंटेंट होता है नेट के ऊपर अवेलेबल है, जो कि ओपन है, उसको क्रॉल करते हैं, उसको रीड करते हैं, और उसका सारा का सारा डेटा एक रजिस्ट्री में अपने पास लिखते रहते हैं, ठीक है। जैसे गूगल का सर्च इंजन है तो गूगल के अपने क्रॉलर्स होंगे, बिंग का सर्च इंजन है तो बिंग के अपने क्रॉलर्स होंगे, ठीक है। वो सारे के सारे आपके वेबसाइट के कंटेंट को रीड करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट के ऊपर क्या होता है? रिएक्ट में ये होता है कि जब आपका कोई भी क्रॉलर आता है ना, अच्छा, वो क्या करते हैं, वो आपकी अपने पास वेबसाइट को लोड करके उसको नहीं देख रहे होते, वो आपके वेबसाइट के अंदर ये जो पेज सोर्स होती है ना आपकी, उसको रीड करते हैं, ठीक है। अब जब पेज सोर्स रीड होगी तो रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर तो कंटेंट ही नहीं पड़ा हुआ। जब कंटेंट नहीं पड़ा हुआ तो इसका मतलब यह है कि वो सर्च इंजन के ऊपर कभी भी अपेयर ही नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मेडिसिन की वेबसाइट बनाई, लेकिन वो बनाई रिएक्ट के ऊपर, ठीक है। और मेडिसिन का सारा डेटा वो पहले तो वेरिएबल्स के अंदर होता है और बाद में उठ के यूआई में आ जाता है। लेकिन जब क्रॉलर आया तो वो उसने जब रीड की मेरी फाइल को रीड करने के टाइम पे उसको मेडिसिन का कंटेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको समझ ही नहीं आएगा कि मेरे पास अगर किसी ने गूगल पे वो वाली मेडिसिन सर्च की है तो वो मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। जब उसको पता ही नहीं, कि उसको लगेगा कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो मेरे वेबसाइट को कभी भी रिकमेंड वहाँ पे नहीं करेगा यूज़र को। अब ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ना आपके पास, इसकी वजह से जो है वो रिएक्ट बहुत ज़्यादा पीछे रह जाती थी, ठीक है। लेकिन रिएक्ट के फेमस होने की वजह क्या थी? रिएक्ट उन यूज़ केसेस के लिए बहुत अच्छी थी जहाँ पे आपको सारा का सारा काम लॉगिन करने के बाद करना है। बात समझ में आई? देखो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास मुझे सारा, फॉर एग्जांपल मैं कोई एडमिन डैशबोर्ड बना रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स का अपना डेटा रखता हूँ जो कि सिक्योर डेटा है, मैं किसी और के हाथ नहीं लगना चाहता, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मैं बैंक के अंदर का जो भी आप होती है ना, अपने अकाउंट को यूज़ करते हो ना बैंकिंग के, उसका, ठीक है, वो उस तरह का कोई डेटा बनाना चाह रहा हूँ जिसमें यूज़र लॉगिन करने के बाद ही आ सकता है उसमें, ठीक है। अब वो वाला डेटा तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कभी जाता ही नहीं है, ठीक है। उस वजह से रिएक्ट जो है, उन कामों के लिए रिएक्ट जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। वहाँ पे हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल दराज के टाइप की, ठीक है, या अमेज़ॉन की, सही है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे तो सारी प्रोडक्ट्स लगती हैं, ठीक है। अब यूज़र क्या करेगा, फॉर एग्जांपल यूज़र को अगर ये माइक परचेज करना है या यूज़र को एक माउस परचेज करना है, तो वो गूगल पे जाके लिखेगा उसका मॉडल नंबर या जो भी उसको चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, ठीक है। अगर वो कंटेंट मेरे पास मेरी वेबसाइट में है, अगर रिएक्ट पे मैंने वेबसाइट बनाई, वो कंटेंट मिलना है। अगर नेक्स्ट पे बनाई तो कैसे मिलेगा? क्योंकि सारा का सारा एक्चुअली कंटेंट के अंदर उस मेरी जो भी मेरी वेबसाइट है, जो मेरा पेज सोर्स है, उसमें रखा हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है। ये डिफरेंस है आपकी सर्वर साइड रेंडरिंग में। सर्वर साइड रेंडरिंग में सारा का सारा कंटेंट पहले से रेंडर होके आ जाता है, लग जाता है। लेकिन क्लाइंट साइड रेंडरिंग में पहले पेज क्लाइंट के ऊपर जाएगा और फिर रेंडर होगा, सही है भाई। ये इस वजह से नेक्स्ट जेएस फेमस हो गई, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग काम जो है वो किस पे करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें हमारे पास बनती है ना, सब सारी की इसी पे हो रहा है। हमारा पास जो वेब के ऊपर सारा काम आ रहा है वो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह इसी तरह की जो चीज़ें हैं, सारी जो भी काम आ रहा है आपके पास, ऑलमोस्ट 20% ऐसे काम आते हैं जिसके अंदर वो आपके पास जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की नीड नहीं है। लेकिन 80% काम कौन सा है, जिसमें एसईओ की नीड है, ठीक है। तो जहाँ पे एसईओ की नीड है वहाँ पे नेक्स्ट जेएस आई, समझे बात। इस वजह से नेक्स्ट जेएस इतनी फेमस हुई, क्लियर है। अच्छा भाई, आज की क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं।